दोस्तों, इस वीडियो में समास पढ़ाऊंगा और ये समास आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे सीटेट, स्टेट, पीजीटी, टीजीटी, यानी कि जिनमें समास व्याकरण चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। इसमें मैं समास पढ़ाऊंगा, संक्षिप्त छोटा करके पढ़ाऊंगा, बहुत कम, और आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और या छोटा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता रहा हूं। जैसे 10 सिरों वाला, अर्थात रावण। रावण के 10 सिर होते, तो 10 सिरों वाला इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे दासानन भी लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि दासानन लिखने से ये मुझे पता चल जा रहा है कि ये 10 सिरों का बोध करा रहा है और 10 सिर वाले रावण को कहते हैं। ठीक है, तो समास, यही समास है। यानी कि ये 10 सिर वाला इतना बड़ा सेंटेंस पद को एक छोटे से पद दासानन में लिख दिए। ठीक है, यानी कि वाक्य को छोटा करना समास कहलाता है। ठीक है, चलिए समास में अब होता क्या है वो जान लीजिए। समास, समास समास होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों शब्दों या पदों के मेल को, या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रक्रिया को समास कहते हैं। बिल्कुल संधि जैसा है ये। किसके जैसा है? संधि जैसा है। संधि में आपने क्या किए थे? संधि में दो वर्णों को मिलाए थे। संधि में क्या मिलाए थे? दो वर्णों को, दो वर्णों या अक्षरों को मिला, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षरों को मिलाए थे। मिलाने से विकार उत्पन्न हुआ था, उसे संधि आपने कहे थे। विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आ गया। उसे उत्पन्न हो, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो समास और संधि में खास का अंतर नहीं है। संधि में दो वर्ण या अक्षर को मिलाते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, तो उसे संधि कहते हैं। और समास में दो या दो से अधिक, संधि में दो ही है, दो से ज्यादा नहीं, दो ही वर्ण या अक्षर मिलेंगे। लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलेंगे, तो मिलाने की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है। समास में विकार उत्पन्न नहीं होता है, बस मिलाने की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, चलिए अब क्या है बताते हैं। कहाँ गया समास? मैं एग्जांपल ले लेता हूं अभी वो समझाने के लिए। जैसे यहां देखिए, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र, इसको आप चाहे ऐसे बोलिएगा, राजा का पुत्र है। अब इसका समास करिए, तो समास कीजिए तो कहिए सर राजपुत्र। राजा का पुत्र इतना बड़ा लेंदी था, इसे मैंने एक शब्द में राजपुत्र बोल दिया। तो ये इतना बड़ा शब्द को, मतलब इतना बड़ा पद जो है उसको छोटा कर दिए। राजा का पुत्र को मैंने राजपूत कर दिया। ठीक है, अभी ये नहीं बता रहा हूं कि ये कौन सा समास है, वो सब आगे जानेंगे। यानी कि अभी इतना समझिए, राजा का पुत्र था, उसको राजपूत कर दिया।
ठीक है। तो ये क्या है, देखिए राजा एक पद हुआ और पुत्र एक पद है, उसको मिलाए, यानी कि देखिए राजा पुत्र, इसको मिलाए तो क्या बन गया, राजपुत्र। ठीक है, यानी कि दो पदों को मिलाए तो राजपूत बन गया। तो देखिए ये पहला पद हो गया है। ठीक है, ये राजा क्या हो गया, पहला पद या प्रथम पद, इसी को बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, और ये जो पुत्र है इसे द्वितीय बोले, अंतिम बोले, उत्तर बोले। ठीक है, द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक है, तो राजा प्रथम पद है और पुत्र उत्तर पद है। ठीक है, उत्तर, उत्तम नहीं, उत्तर। ठीक है, ये दोनों मिला तो क्या बन गया, राजपुत्र। तो दो या दो से अधिक, बोले ना समास की परिभाषा क्या बताए थे, दो, दो या दो से अधिक पदों के मिलाने की प्रक्रिया से जो शब्द मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये तो भाई राजा प्रथम पद कहला गया। ठीक है, पुत्र अंतिम पद या उत्तर पद कहला गया। लेकिन ये राजा क्या कहलाएगा, तो राजा समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समस्त पद। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आगे बताते हैं। यानी कि क्या था, राजा पुत्र राजपुत्र, ये प्रथम, फर्स्ट, ये सेकेंड, अंतिम मान लेते हैं, लास्ट, लास्ट, और मिलाने से क्या बन गया, समस्त पद, कंप्लीट। तो इसी को कहे हैं समास। ठीक है, चलिए अब इसी का उल्टा होता है, एक होता है समास विग्रह। क्या होता है, समास विग्रह। जैसे यहाँ राजपूत था ना, राजपूत, मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राजपूत है, इसको तोड़ेंगे ना, मतलब इसको अलग करेंगे, मतलब इसमें विभक्ति जोड़ देंगे। ठीक है, राजपूत है, ये समासिक पद है, मतलब ये जुड़ चुका है, समास है ये। इसको तोड़िएगा तो राजा का पुत्र, क्या है, क्या चीज में टूटा है, राजा का पुत्र। ये जो का लिखा है ना, ये का, ये विभक्ति होता है। ठीक है, मतलब का के की रारी कारक होता है ना, उसी को विभक्ति बोलते हैं। तो का के की रारे री, ये क्या, ये राजपूत था, इसमें कारक का चिन्ह नहीं था, इसको क्या किए, विग्रह कर दिए, मतलब तोड़े। तो ये कहला जाएगा, ये समास कहलाया, यानी कि समासिक पद कहलाया। पीला नहीं दिख रहा हुआ, हरा करते हैं, ये समासिक पद कहलाया। और ये समास, ये समास विग्रह। ठीक है, समझ गए, ये समासिक पद ये वाला, और ये राजा का पुत्र जो है, का लग गया विभक्ति, तो समास विग्रह कहलाया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं समास के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, समास के प्रकार। स्टार दीजिए, समास के प्रकार। तो समास के प्रकार है, यानी कि समास को पद के आधार पर। ठीक है, मतलब कि समास में कितना पद है। ठीक है, और पद की प्रधानता के आधार पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ राजा का पुत्र है, तो राजा का पुत्र है, तो इसमें राजा, जो राजा है ना, ये प्रधान नहीं है। तो प्रधान क्या है, तो पुत्र प्रधान है। ये प्रधान नहीं है। ठीक है, ये प्रधान नहीं है, प्रधान ये है। ठीक है, पुत्र न, ये प्रधान है। ठीक है, तो समास में आपको बताया कि दो या दो से अधिक पद होते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो उनमें से प्रथम पद प्रधान होगा या कभी दूसरे पद प्रधान होगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं लिख के। जैसे देखिए, प्रथम पद, उत्तर पद, ठीक है, उत्तम, उत्तर, उत्तर सॉरी, प्रथम पद, उत्तर पद। तो अभी मान चलते कि समास में दो पद है।
ठीक है। कौन सा? पहला प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि कभी ये प्रथम पद प्रधान हो सकता है, कभी ये उत्तर पद प्रधान हो सकता है, कभी ये दोनों प्रधान हो सकता है। मैंने कभी ये प्रथम पद प्रधान हो जाएगा, कभी उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, और कभी ये दोनों प्रधान हो जाएगा। यानी कि ये दोनों प्रथम और उत्तर दोनों प्रधान हो जाएगा, दोनों प्रधान। प्रधान कोई नया शब्द नहीं है। प्रधान मतलब होता है, जैसे नहीं होता मेन, मुख्य, ठीक है, जो हाईलाइट हो, जिसके जिसके बाद चर्चा करें, जो मेन है, मेन भूमिका निभाए, उसको प्रधान बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा तो प्रधान आगे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कभी होगा कि ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना दूसरा, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद प्रधान नहीं होगा। तो कौन सा पद प्रधान होगा जी? दोनों पद प्रधान नहीं होगा, तो तीसरा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। तो चार स्थिति बन रहा है। क्या स्थिति बन रहा है? चार स्थिति। कि पहला स्थिति ये बन रहा है कि प्रथम पद प्रधान हो जाएगा, दूसरा स्थिति बन रहा है कि अंतिम पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। अब तीसरा स्थिति प्रथम स्थिति है, फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है। तीसरा स्थिति है ये वाला, थर्ड, यानी कि दोनों प्रधान हो सकता है, ये दोनों प्रधान हो सकता है। और चौथा स्थिति की न ये प्रधान है न ये प्रधान है, तो कोई तीसरा आके प्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के आधार पे, यानी कि पद के प्रधानता के आधार पे मैं लिखता हूं यहां पे, पद के, समास के प्रकार था ना, समास के प्रकार। तो पद के, आंसर है इसका, कल हरा से तो पद के प्रधानता, मतलब कौन सा पद प्रधान है उसके आधार पे, प्रधानता के आधार पर समास को नहीं, समास चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब दंग मत रहिए, समास में आपको 7 पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं तो समझ जाइए। पहला होता है अवयवी भाव समास, ठीक है। थोड़ा मोटा कर दूं, नहीं काला ले लेता हूं। दूसरा होगा आपको, और दूसरा हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, सीक्वेंस वाइज ले रहा हूं, तत्पुरुष समास। तीसरा होगा आपको द्वंद्व समास। चौथा होगा, भाई ऊपर जाना, हाँ, चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। आपसे पूछे कितने समास होंगे पद के प्रधानता के आधार पर, 4 बताइएगा। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब अवयवी भाव क्या होता है यहीं पे लिख देता हूं मैं, ताकि वो समझ में आ जाए। अवयवी भाव में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो अंतिम पद क्या हो, गौण हो जाएगा, अंतिम पद प्रधान नहीं, ठीक है। और भी मतलब अभिभाव में अभी पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाइए। अभी मैं कौन कौन प्रधान है वो मैं बताऊं। तत्पुरुष में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होगा, सेकेंड पद, ठीक है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, सबका एग्जाम्पल लूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। और बहुब्रीहि समास में, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, कोई तीसरा
पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको इसका परिभाषा बन जाएगा। पैर थोड़ा पसार लो। ठीक है, तो देखिए अब कोई पूछेगा कि अविभाव समास का परिभाषा बताइए, तो सिंपल बताया है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। ठीक है, या पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो आप सीधे बोलिएगा अविभाव समास। फिर पूछेगा कौन इसमें से कौन सा समास है जिसका अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होगा, तो आप कहिएगा तत्पुरुष समास। क्या कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व समास। अब बहुब्रीहि का दोनों पद समान नहीं प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो परिभाषा हो गया। अब चलिए अब एक एक करके अभिभाव आपको समझाते हैं, क्लियर करेगा। कितना मस्त लग रहा है ना। चलिए नीचे आते इतने हैं। अब लेते हैं पहला पहला अविभाव समास। अविभाव समास क्या है, लिख दूं परिभाषा? लिख देता हूं, लिखता नहीं हूं, समझा देता हूं। तो अविभाव समास जिसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद प्रधान, अंतिम पद, अंतिम में याद आता हूं, उत्तर पद किताब में दिया होगा ना, उत्तर पद ये प्रधान नहीं होगा, मतलब प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो उत्तर पद होगा संज्ञा। ठीक है, इसमें प्रथम पद अव्यय हो जाएगा, अव्यय, फिर नहीं तो उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, तो अव्यय अव्यय भाव समाज का देखिए यही सब्जेक्ट कितना बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, तो आपको ये अविभाव समास का ये तो पकड़ लीजिए कि अव्यय से है, तो ये पकड़ लीजिएगा कि अव्यय है, तो ये भी होगा। ठीक है, फिर क्या है कि इनमें से कौन सा समास है जिसका प्रथम पद उपसर्ग होगा, तो आप कहिएगा अविभाव समास। ठीक है, समझ गए, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। संज्ञा तो बहुत सारे को उत्तर उत्तर पद में संज्ञा होता है, ये नहीं पूछेगा ये, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, लेकिन अव्यय और उपसर्ग पूछ सकता है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट, सर ये अव्यय क्या होता है, ये उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अवयव का ही प्रकार होता है उपसर्ग। तो सर पहले अव्यय बताइए क्या होता है, तो अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिसका लिंग वचन मतलब उसका रूप चेंज नहीं होता है। ठीक है, रूप चेंज नहीं होता है। अब ये सर जैसे, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए यत्र, यत्र मतलब क्या होता है, यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, संस्कृत है ना। तो दो ठो एग्जाम्पल दिया हूं, दिखाऊंगा अभी 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 आपको। तो यत्र कुत्र ये क्या अवयव है, इसका वचन लिंग के आधार पर नहीं चेंज होगा। तो सर किसका चेंज होगा, चेंज सबका हो जाएगा। जैसे लड़का लिखा हुआ है, तो जैसे एक से ज्यादा लड़का होगा तो आप उसको लड़के कर दीजिएगा, देखिए इसका रूप चेंज हो गया, लड़का से लड़के हो गया। लेकिन यहाँ का आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ का एक से ज्यादा रहे कम रहे उससे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सर उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग का भी वही अर्थ होगा, ये भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। उपसर्ग का ऐसे अलग से परिभाषा बनता है, उपसर्ग का आप पढ़ेंगे चैप्टर तो वहां परिभाषा बताया जाएगा कि एक वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ जो है ना चेंज कर देता है। ठीक है, अर्थ चेंज कर देता है, मतलब जैसे देखिए लिखा हुआ है जैसे नेक, नेक मतलब अच्छा होता है, ये अ लग गया शुरू में, तो देखिए इसका अलग अर्थ हो गया। इसे और बताते हैं, रुक जाइए, सोचने दीजिए। उपसर्ग जैसे परा अब सब है, जैसे काश लिखा हुआ है, इसके पहले लगा दिए तो ये प्रकाश हो गया। अनु औ निस नीर नी, जैसे दोष है
दोष है कि नहीं? यहाँ देखिए दोष लिखा हुआ है, और दोष से पहले लगा दिए नी, तो क्या बन जाएगा पता है? निर्दोष। तो ये पहले जो लगा ना ये नी, यही उपसर्ग है। तो उपसर्ग कितने हैं ये जान ले। अवयव बहुत सारा, अवयव का कोई गिनती नहीं है, लेकिन उपसर्ग फिक्स है। कितना है? तो देखिए उपसर्ग बताते हैं आपको कितना है। संस्कृत में उपसर्ग जो है ना वो 22 है। ये याद कर लीजिए, कौन कौन है वो दिखाएंगे आपको, डायरेक्ट बुक में दिखाएंगे। और हिंदी में 13 है, उर्दू में भी कुछ है वो मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो आपको हिंदी और संस्कृत में एग्जाम देना रहता है ना, तो संस्कृत वाला 22 याद कर लीजिएगा, और हिंदी में 13 तो वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत का 22 है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, प्राप्सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, बी, आ, प्राप्सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, बी। इतना ही याद है, कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 को याद है। चलिए अब आपको मैं 22 दिखाता हूँ कौन कौन है। तो फोटो में लेता हूँ, और फोटो के लिए कहाँ कौन सा लूँ, कौन सा, घिंचा ही नहीं है। हाँ घिंचा तो है। चलिए ये देखिए, जूम कर दूँ, दिख रहा है आपको? और जूम कर दूँ, ये जो करता हूँ। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। अब देखिए बताता हूँ पढ़ के। अव्यय वे शब्द जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, तो बता दिया हूँ। और अव्यय के 5 भेद हैं, जिसमें एक है, ये क्या बीच में भाई, तो हटना, एक ए बीच में ए है। अवयव वैसे जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इनके 5 भेद हैं। कौन कौन? तो एक उपसर्ग है, एक क्रिया विशेषण है, और ये हट गया क्या ये, अच्छा, ये चादे लिखा हुआ है, और ये समुच्चबोधक। तो आपको उतना नहीं देखना है। देखिए अव्यय का ही प्रकार है उपसर्ग, और कितने उपसर्ग है तो ये देखिए, पर है, मैंने लिखा भी था, ठीक है, कहाँ चला गया। चलिए पर, परा आपको याद करने से मतलब है, यहाँ देखते रहिए। पर, थोड़ा और हाईलाइट कर दो आपके लिए, ठीक है। तो पर क्या हो गया, चलिए लिखता हूं। पहला है पर, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि, अप। ठीक है, ये क्या पढ़ता है, अब गिनते हैं। पूरा 22 दिया कि उपसर्ग चैप्टर में अलग दिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए 22 को दिया है ना, पूरा 22 को उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग आप याद कर लीजिएगा ना, ये 22 उपसर्ग। ठीक है, तो आपको क्या है कि अविभाव समास रटना नहीं पड़ेगा। अविभाव से कोई भी आ जाएगा, आप उसे कर लीजिएगा। बस आपको ये उपसर्ग याद कर लेना है, और अव्यय याद कर लेना है। अब अव्यय कितना है, कौन कौन है, तो वो भी देख लीजिए, वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। कौन कौन है दिखाते हैं। चारों खोल दिए, चलिए अब दिखाते कहाँ है, ये देखिए, हटना, हाँ ये देखिए,
ये देखिए यही आपका अवयव है। जूम ही नहीं हो रहा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, टाइम भी आपके लिए वेस्ट हो रहा है। चलिए एक ही लेते हैं, आपको इसको हटाते हैं। सॉरी, कहाँ गया ये? हाँ देखिए, यही आपका अवयव है। ये कुछ दिख रहा है ना, ईता मतलब जहां यहाँ से, यद्यपि, इत्सत, इह, उत, अनियत, उषा, ऐसे क्या ये अव्यय है। तो ये अव्यय भाव समास में इसे पाए जाएंगे। ठीक है, तो यही अव्यय आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारा फोटो है, इतना हो गया, और भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये अव्यय आपको याद कर लेना। कहाँ कहाँ यूज पड़ेगा मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ। क्या हो रहा है ये? हैंग कर रहा है क्या? तो दोस्तों आपने अभी भाव समझ गए हैं। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल नहीं कराया हूँ, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, पहले मैं सबको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है ये अविभाव समास का है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो उपकृष्णम, आपसे पूछेगा उपकृष्णम, लिखते हैं ये क्या हो जाता है। तो उपकृष्णम कौन सा समास है, आपसे पूछेगा उपकृष्णम कौन सा समास है। मैं लिख भी देता हूँ, उपकृष्णम, काला लाल दिखेगा ना। उपकृष्णम कौन सा समास है। तो आप कहिए सर इसको तोड़ते हैं उपकृष्णम को, तो उप और कृष्णम में टूट रहा है। उप कृष्णम को तोड़े हैं तो उप और कृष्णम में टूट रहा है। तो सर यहाँ पे तो कृष्ण जो है तो ये तो संज्ञा है, लेकिन उप सर ये अव्यय है। तो आप बताए थे अविभाव समास में कि प्रथम पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। लेकिन संज्ञा है तो बहुत सारा समास के उत्तर पद संज्ञा होता है, लेकिन प्रथम पद अविभाव समास का ही होता है। मतलब प्रथम पद अव्यय केवल अविभाव समास का ही होता है। प्रथम पद अव्यय किस कौन सा समास का होता है, अव्यय का। ठीक है, तो यहाँ पे उप जो है अवयव है, इसलिए उप कृष्णम क्या अविभाव समास हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसके साथ और भी ये सब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये सब अविभाव समास का ही है। तो इसलिए मैं कहा हूं कि आपको उपसर्ग भी याद होना चाहिए और अव्यय भी याद होना चाहिए, तभी आपको अविभाव समास समझ में आएगा, मतलब कि आप उसको समझ पाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितना आपको दिख रहा है ना ये सब अविभाव समास है। इसके शुरू में आप देख सकते सब में क्या उपसर्ग और अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग और अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आप अव्यय और उपसर्ग याद कर लीजिएगा, तभी आपको अविभाव समझ
पकड़ में आएगा। ठीक है, नहीं याद रहेगा आपको, अविभाव समझ में नहीं आएगा, मतलब पहचाने में नहीं आएगा कि ये अविभाव समास है, ये क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि और आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल है, यथा। यथा कहाँ गया, यथाशक्ति। ठीक है, ये आपको शुरू में देखना है, अभिभाव समास के लिए आपको है ना, मतलब शुरू में देखना है। तो शुरू में आपको याथा मिल गया, क्या मिल गया, याथा। इस पे नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर भी याथा दिख गया। तो याथा ये क्या है, अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है। तो जो भी समास का प्रथम पद आपको अव्यय दिख गया मिलेगा, तो वो कहिए कि वो सीधे बोलिए कि ये अविभाव समास है। कौन सा समास है, अविभाव समास है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समास पे चलते हैं। बस अविभाव समास में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, सर डिलीट कैसे होगा, चलिए करते, रुकिए। चलिए डिलीट हो गया। अब अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसका बताए थे कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्रधान तो आपको दिख नहीं रहा है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि सेंटेंस से आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रधान है। ठीक है, कभी कभी पता चल सकता है, लेकिन उससे बच्चा लोग उतना दिमाग तेज नहीं होता कि पकड़ पाता कि उत्तर पद प्रधान है कि नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, लेकिन कैसे पहचानिएगा। तो तत्पुरुष समाज का एक ही जो है ना, सॉरी सॉरी, एक आगे ही बताएंगे, चलिए ठीक है। तत्पुरुष समास का एग्जाम पकड़ने का तरीका ये है कि उसके विभक्ति लगा रहता है, उसमें विभक्ति लगा हो ना तो विभक्ति छिपा रहता है। विभक्ति का मतलब है कि कारक चिन्ह जो है वो छिपा रहता है। कारक चिन्ह नया नहीं है, आप जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ। कारक जो होता है ना, कारक चिन्ह ये टोटल कितना 7 होता है ना। तो कर्ता तो तत्पुरुष समास में नहीं आता है, बस आपको यहां से याद रखना है। चलिए मैं सारा कारक चिन्ह लिख देता हूँ। कर्ता का होता है शून्य होता है, नहीं तो ने होता है। कर्म को शून्य होता है, नहीं तो ने होता है, नहीं सॉरी यहाँ को होता है। करण से होता है, जुड़ाव होता है या के द्वारा होता है, ऐसा चिन्ह है। संप्रदान, सम संप्रदान, सम कैसे लिखेगा, हाँ संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए। आपने विभक्ति याद किए होंगे तो ये आपको पता होगा, को के लिए। आपादान, में पय, में पय, में पय पर। ठीक है, छठा क्या हो गया, संबंध। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा रे री, रा रे री। और अधिकरण को तो याद ही होगा, नहीं अधिकरण होता है क्या, नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सब पदार्थों के लिए अवदान के लिए संबंध के आगे की अधिकरण में पेपर, अधिकरण नहीं नहीं, संबोधन। संबोधन हे, अरे, अजी। ओहो, ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो रहा, एक मिनट रुके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान में पेपर संबंध कहा के री अधिकरण में पेपर, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया।
यहां पे हो जाएगा ना से अलगाव। ठीक है, अपादान से अलगाव संबंध क्या करिए, और अधिकरण हो जाएगा में पै पर, में पै पर। ठीक है, और लास्ट में संबोधन हो जाएगा हे अरे अजी अहो। एक कारक चिन्ह है, इसका काम नहीं है यहाँ पे, लास्ट में मतलब विस्मयादि बोधक लगा रहता है। ठीक है, चलिए मैं इसलिए कर आया हूं क्योंकि तत्पुरुष समास को इसका जरूरत पड़ेगा। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का नियम है कि इसमें आपको कारक चिन्ह छिपा होगा। ठीक है, कारक चिन्ह छिपा रहता है तो आप तत्पुरुष समास समझ जाइएगा। ठीक है, ऐसे इसके प्रकार भी है जो मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए चलिए मैं आपको सिंपल सा शुरू में एग्जांपल लिया था वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, राजपुत्र, आप क्या कहिएगा सर? राजपुत्र यानी कि राजपुत्र उससे बोलते हैं राजा का पुत्र। किसको? राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का आपको विभक्ति दिखा? का विभक्ति है कि नहीं? तो का विभक्ति है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपको? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मत सोचिए सर पुत्र है ना ये प्रधान है, आपने बोले थे कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ तो मैं बता दे तो आपको समझ में आ जा रहा, लेकिन कोई कोई ऐसा शब्द रहेगा जिसमें आप नहीं समझ पाएंगे कि उत्तर पद प्रधान है कि प्रथम पद प्रधान है। ठीक है, लेकिन आप विभक्ति से पहचान जाइएगा। ठीक है, मतलब विभक्ति में रहेगा काके की रारेरी, मतलब ये जो विभक्ति में लिखा हूं सबका, ये इतना ये करता नहीं रहता है, मतलब कर्म से लेकर अधिकरण में इसमें क्योंकि मैं 3 5 मतलब इसमें से जो भी रहता है तो हम लोग उससे पता चल जाता है कि ये तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तत्पुरुष समास का प्रकार बताता हूं। ठीक है, तो तत्पुरुष कहाँ किधर लिखूं, मिटा ही देता हूं, अच्छा रहेगा मिटाना, फुल हो गया ये। खाली करता हूँ, क्लियर कनवास खाली हो गया पूरा। चलिए अब मैं आपको तत्पुरुष समास के प्रकार बताता हूँ। तत्पुरुष तो पतला कहाँ चल रहा है? तत्पुरुष समास के प्रकार। तो इसके दो प्रकार होते हैं, द्विगु और दूसरा कर्मधारय। कर्मधारय समास। ठीक है, द्विगु बहुत ही इजी है, कारण इसे है कि द्विगु समास में जो होता है ना, इसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब संख्या रहता है, नंबर। एक मिनट, संख्या रहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल है सबसे अच्छा बढ़िया चौराहा। ठीक है, चार राहों का समाहार। ठीक है, चौराहा मतलब इसमें चौ आपको दिख रहा है ना, चौ, तो ये चौ चार को दिखा रहा है, संख्या को बता रहा है, इसलिए चौराहा क्या है? द्विगु समास है। कर्मधार में क्या होता है? कर्मधार में इसमें दो पद होता है ना, दो समास में दो पद, तो उसमें एक पद होता है आपको विशेषण होता है और एक विशेष होता है। ठीक है, विशेषण आप जानते हैं, विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है।
उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा है, राम कैसा है, तो राम अच्छा है। तो अच्छा राम के बारे में कौन सब अच्छा बता रहा है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन कौन अच्छा है, मतलब किसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, तो राम के बारे में, तो राम हो जाएगा विशेष। तो विशेष हमेशा ये जो है ना, विशेष ये संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आपको ये सर प्रथम पद विशेषण रहेगा और उत्तर पद विशेष रहेगा, तो नहीं नहीं, कभी मतलब दोनों पद में से कोई एक ठो पद आगे, या तो आगे विशेषण रहे फिर बाद में विशेष रहे, या पहले विशेषण रहे विशेष रहे, मतलब दोनों आगे पीछे रह सकता है। ठीक है, ये नहीं समझना कि सर पहले विशेषण देंगे, पहले अगर विशेषण नहीं है तो उसको कर्मधारय समास नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कभी विशेषण पहले हो सकता है या विशेष पहले हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूं। पीतांबर, पीतांबर, पीताम्बरम। ठीक है, तो पीता मतलब हो जाएगा यहाँ पे पीला, आ गया पीला, और अंबर मीन्स वस्त्र, अंबर मीन्स वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला हो, मतलब वस्त्र कैसा हो, अंबर कैसा हो, पीला हो। ठीक है, तो अंबर की विशेषता बता रहा है पीला, तो पीला विशेषण हो गया और अंबर क्या विशेष हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि विशेषण और विशेष की बात है, इसलिए पीताम्बर क्या कर्मधार समास हो जाएगा। आपके मन में चल रहा है कि नहीं सर, मैं पढ़ा था पीताम्बर विष्णु जी को दर्शाते हैं, से पीताम्बर बहुब्रीहि समास होगा, तो होगा, मैं मना नहीं कर रहा, होगा, कर्मधार भी होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया बहुब्रीहि होगा। तो मैं अभी कर्मधार पर आ रहा हूँ, सिर्फ कर्मधार का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब बहुब्रीहि आपको समझा देता हूँ। तो कितना समास में आपको बता दिया, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी बता दिया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और मैंने आपको दूसरा तत्पुरुष बता दिया, तत्पुरुष पर द्विगुणी बता दिया, कर्मधार बता दिया। अब रह गया नयन समास, नयन, नयन बहुत इजी समास, आसान, इसलिए क्योंकि बच्चा भी इसको समझ जाए। नयन समास, नयन समास का मतलब पहचानने का तरीका है, बस शुरू में न लगा हो, न का मतलब अ लगा हो, अ। ठीक है, अ लगा हो, उससे पता चल जाएगा आपको, मतलब कि नयन समास है। अ का मतलब न ही लगा हो, मतलब न ही का बोध कराता हो। ठीक है, न ही का बोध कराता हो, वो नयन समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूं। जैसे मानिए यहाँ पे जैसे देखिए ज्ञान, और ज्ञान का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञान। ठीक है, तो ये अज्ञान पूछेगा कौन सा समास होता है, आप सीधे शुरू में अ लगा है, और अ का मतलब नहीं है, अ का यहाँ मतलब नहीं है, इसलिए अज्ञान क्या है, नयन समास है। ठीक है, ये सब तत्पुरुष का ही प्रकार है, ये तत्पुरुष का ही प्रकार होता है यहाँ पे नयन समास। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने कितना, नयन भी 5 ठो समास पढ़ा दिए। अब ये तत्पुरुष, द्विगुणी, कर्मधार और नयन। अब रह गया आपको द्विगुणी, द्वंद्व और बहुब्रीहि। चलिए अब मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ाता हूँ। द्वंद्व समास ये भी हल्का है। द्वंद्व समास का मतलब है इसमें दोनों पद प्रधान हो। कौन सा पद, दोनों पद प्रधान हो। कैसे, तो जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे माता पिता, माता पिता, इसके बीच में हाइफन दे दीजिए। तो माता पिता कहने का मतलब कि माता का जितना वैल्यू है उतना ही पिता का, यानी कि दोनों पद प्रधान है। चाचा चाची, मामा मम्मी, ये सब होता है ना, और उल्टा सब वो भी। जैसे यहाँ लिखा होगा पाप
अपाप, मतलब पाप, पाप पुण्य नहीं होता, पाप पुण्य। क्या ये कौन सा समास है? आप सीधे कहिए कि ये द्वंद्व समास है, क्योंकि पाप का भी वही वैल्यू है, पुण्य का भी वही वैल्यू है। मतलब रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन शब्द का अर्थ है पाप और पुण्य। ठीक है, इसी को, ये जो पाप अपाप है ना, ये भी वही है, अपाप पुण्य को दिखा रहा है। तो इसको ऐसे दिया जाता है, पा पापा, ऐसे दिया रहता है। तो आप यहाँ समझ नहीं पाते क्या दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल में दिया ऐसे है, पाप और अपाप दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए, तो द्वंद्व समास समझ गए। अब बहुब्रीहि आपको समझा देता हूँ। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। मैंने शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे मैं क्रमधारय का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्रमधारय जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। तो पीला अंबर, तो पीला अंबर यानी कि पीताम्बर है ना, जिसका अंबर पीला हो। लेकिन ये पीताम्बर विष्णु के लिए आते हैं, यानी कि विष्णु जी है ना, उनका अंबर क्या है, पीला, मतलब कपड़ा पीला पहनते होंगे ना वो। तो विष्णु का कपड़ा, विष्णु भगवान की बात हो रहा है, वस्त्र पीला होता है, पहनते, इसलिए पीताम्बर विष्णु जी को बोला जाता है। जब भी आपको पीताम्बर बोला जाएगा तो समझ आए कि वो विष्णु भगवान की बात हो रहा है। ठीक है, एक और शुरू में भी एग्जाम्पल लिए थे, लंबोदर का, लंबा, लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब होता है लंब उदर, मतलब उदर कैसा है, लंबा है। आप ये नहीं कि सर कम था, देखिए उदर की विशेषता बता रहा है लंबा, उदर की विशेषता क्या बता रहा है, लंबा। लेकिन यहाँ पे उदर की विशेषता लंबा बता रहा है, लेकिन लंबोदर जो है ना, गणेश भगवान जी को बोला जाता है। यानी कि बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि वैसा कर्मधार समास, वैसा कर्मधार समास जिसका, जिससे किसी एक व्यक्ति, मतलब किसी एक का खास बोध हो, किसी एक का खास बोध हो, तो हम उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो मैंने सातों समास जो था मैंने आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सबका एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तभी एक ठो काम याद आ गया, उसको मैं कर देता हूँ। एक रुक जाइए। मैं काम करके आ गया, इसमें रुकता नहीं है इसलिए। चलिए, तो अब मैं एग्जाम्पल से आपको बढ़िया से बढ़िया समझाऊंगा। एक और मैं समझाना शुरू में बोलना चाह रहा था, अभिभाव समास में, अभिभाव समास में एक ही मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको। अभिभाव समास, इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो भी रिपीट करता है, जैसे दीन दिन, तो जैसे दिन दिन है ना, तीन दिन, तो एक ही शब्द रिपीट करता है तो वो अभिभाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे रात रात, तो एक ही बात रिपीट रहेगा ना, तो उसे अविभाव समास कहेंगे। बस इतना ही आपको पकड़ना है। ज्यादा दिमाग जो होता है ना, वो उतना नहीं लगाना है। ठीक है, दिमाग लगाए तो फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपके पास समय कम है। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। चलिए, अब करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा, चलिए इधर लेता हूँ। मैं खोल के पहले से रखा हुआ था। यहाँ तो आप पकड़ लीजिएगा ना, जैसे देखिए, अब से अब पूछ रहा हूँ, बताइए, इसमें तो चलेगा ही नहीं है, क्या किया जाए, ये ही लेते हैं, क्योंकि उसमें चलने वाला नहीं है। बारह कैसे हो गए,
चलिए देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं मैं, इसको थोपना पड़ेगा ना, थोप दीजिए, थोपने के लिए हम्म, चलिए नहीं थोपता हूँ, हटाइए। तो उपकृष्णम, क्या हो रहा है समझ नहीं आ, उपकृष्णम कैसा समास है, चलाने नहीं आता ना ये, इस कारण ये प्रॉब्लम है। हाँ, चल देखिए, उपकृष्णम कौन सा समास है, ये यहाँ पे लिखा है अभिवाद समास, समझता हूं मैं भी। तो उपकृष्णम को मैं ऐसे रिपीट करा दिया हूं। तो अभिभाव समास के लिए क्या पहचानना है आपको, कि प्रथम पद प्रधान होना चाहिए, या अ, अव्यय होना चाहिए, या उपसर्ग होना चाहिए, और अंतिम पद उत्तर पद संज्ञा होना चाहिए। तो इस संज्ञा से तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हमको ये तीनों से, यानी कि ये अव्यय और अव्यय प्रधान से और उपसर्ग से पता चल जाएगा। तो यहाँ उपकृष्णम है, तो उपकृष्णम है तो इसको तोड़े हैं, लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आए। उपकृष्णम, ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट करें, ये और नहीं दिख रहा, अब भी नहीं दिख रहा है, चलिए। उपकृष्णम, ठीक है, तो उपकृष्णम लिखा हुआ है, ये कौन सा समास है, तो आप उपकृष्णम को तोड़े हैं तो टूटा है उप में और कृष्णम में टूटा है, ठीक है। आप ये बच्चे बच्चे को पता होगा कि उपकृष्णम जो है ना ये संज्ञा है, ठीक है, यानी कि उत्तर पद संज्ञा है। देखिए प्रथम पद उप लिखा है, तो उप है ना ये आपको अव्यय है, ठीक है। ये आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपने अव्यय याद नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो अव्ययभाव समास के लिए मैंने पहले से ही बोले हुए थे कि अव्ययभाव समास के लिए आपको अव्यय याद करना पड़ेगा। तो उप क्या है, अव्यय है। तो यहां से देखिए, मैं बोला ना पहले कि उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है, तो उपसर्ग है इसलिए इसको आप सीधे बोले कि ये क्या है, उपकृष्णम अविभाव समास होगा, ठीक है, यानी कि कृष्ण के समीप, ठीक है। उपकृष्णम का मतलब होता है कृष्ण के समीप, ठीक है। इसका आपको संधि भी क्या बोलते, समास विग्रह करना होगा, तो यहाँ पे किया भी है, कृष्णस्य समीपम, ठीक है, यानी कि कृष्ण के समीप, खष्टी लगा है ना प्रथम, मतलब कि एक वचन, कृष्णस्य समीपम, ठीक है। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको ले रहा हूं यहाँ पे, प्रतिदिनम, ठीक है, तो प्रतिदिनम का तोड़िएगा तो प्रति और दीनम में टूटेगा। तो दीनम तो आप कहेगा कि दीन का नाम दीन है, ठीक है, और लेकिन ये प्रति जो है ना ये आपको अव्यय है, ठीक है, क्योंकि मैं याद क्या हूं, ये प्रति क्या अव्यय है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। इसका विग्रह किया गया है तो दीनम दीनम प्रति, ठीक है। चलिए, तो अविभाव आप समझ गए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए वक्त देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर आपके पास संस्कृत का क्या हो गया, आपके पास संस्कृत, एक मिनट, कहाँ चल जा रहा है पता नहीं, आपके पास संस्कृत, ये तो हटेगा ही नहीं, चलिए फिर से, मतलब आपके पास संस्कृत सहचर होगा तो समास में बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, गेस है वो भी हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको तत्पुरुष समास का कराने जा रहा हूँ, ठीक है, कन्वेंस करते हैं।
तत्पुरुष कौन है? कौन सा खुद नहीं पता चल रहा है। चलिए ये ले लेते हैं, इतना छोटा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। तो तत्पुरुष समास छेद होता है, कारक के आधार पर आपको छेद हो नहीं पता है ना, वो लिख देते हैं। ओके, सॉरी। तत्पुरुष जो है ना, तत्पुरुष कारक के आधार पे 7 होता है ना, 6 थोड़ी ना, 7 7 होते हैं, मतलब 6 होते हैं। सिर्फ प्रथम नहीं रहता है, 6 6 होते हैं। कौन कौन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेगा, द्वितीय, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और इसको सप्तमी। यानी कि जिसका भी आपको विभक्ति मिलेगा ना, तो कहिए कि वो उसका तत्पुरुष समास है। यानी कि मान लीजिए विभक्ति को मिल गया, तो आप उसको कहिएगा द्वितीय तत्पुरुष। से मिलेगा तो तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, जिसका भी चिन्ह मिलेगा ना, उसी का तत्पुरुष कहलाएगा। बस सिंपल सा था। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कौन सा लूँ? तो लेता हूँ मैं यहाँ पे धनहीन लेता हूँ। ठीक है, धनहीन क्या गया, धनहीन। तो धनहीन के बारे में आपको सोचना होगा। धनहीन ये क्या होता है? धनहीन यानी कि हीन मतलब कमी होता है, और धन मतलब धन होता है, यानी कि धन की कमी। तो धन की कमी, तो यानी कि धन से हीन है वो, मतलब धन उसके पास नहीं, धन धन से हीन। तो यहाँ पर तो धन से हीन, तो यहाँ पर से आया, और से है चिन्ह, ये आया तो करण का चिन्ह होता है, और नहीं तो किसका पता है, अपादान का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ये तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति दिख गया। लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, करण है कि अपादान है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा। धन से हीन यानी कि से यहाँ अलग हो रहा है कि साथ में हो रहा है, तो से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, से नहीं रहेगा। ठीक है, से ये नहीं पता चल रहा है कि उनको अलगापन की बोध हो रहा है, इसलिए धन से हीन ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक और कराने का प्रयास कराता हूँ। टाइम तो इससे ज़्यादा हो गया, लंबा बन गया होगा वीडियो। जैसे देव भाषा, देव भाषा। ठीक है, तो देव भाषा यानी कि देव की भाषा। ऐसे नहीं कि जब विभक्ति लगाइएगा तो देव की भाषा। और काके की संबंध आता है, यानी कि खष्टी में आता है, तो ये खष्टी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चलिए अब कौन सा समास रह गया, उसको मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा तो सेव नहीं हो पाएगा ना, इसलिए देखता हूँ सेव हुआ कि नहीं, बता दूं, नहीं सेव कर देता हूँ पहले।